विभाग में समय समय पर जो एसबी ऑर्डर या सर्कुलर के द्वारा जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। यदि हम एमआईएस के बारे में बात करें तो जो रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे स्थितियाँ जब आपके सामने आ जाएं जो इन एमआईएस रूल्स में आपको ना दिखें, तब पोस्ट ऑफिस एसपी जनरल रूल्स 1981 या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रूल 1981 में जो नियम उन स्थितियों के लिए बने होंगे जिनका सामना आप एमआईएस में कर रहे हैं वही लागू होंगे। एसपी ऑर्डर नंबर 13/2019 के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं सभी स्मॉल सेविंग स्कीम में, एमआईएस में भी आए हैं। पढ़ते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। पहली बात तो एमआईएस का खाता एक भारतीय नागरिक के द्वारा खोला जा सकता है। तो आप यहीं से एक बात समझ लीजिए कि एनआरआई के द्वारा एमआईएस का खाता नहीं खोला जा सकता। कितने ही खाते खोल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर ऑफ अकाउंट एमआईएस के कितने हो सकते हैं आपके, बस एक सिंगल इंडिविजुअल की जो लिमिट होगी वो 4.5 लाख से ज़्यादा की नहीं हो सकती। जॉइंट खाते की लिमिट 9 लाख से ज़्यादा की नहीं हो सकती। अब यहाँ पर मेरे शब्दों में आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा इंडिविजुअल की लिमिट 4.5 लाख, जॉइंट खाते की लिमिट 9 लाख है, जॉइंट लोगों की लिमिट नहीं। अर्थात क्योंकि एमआईएस का जो खाता है वो 3 लोग भी मिलकर खोल सकते हैं, तो उस स्थिति में प्रति व्यक्ति शेयर 3-3 लाख बना, लेकिन खाते की मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रही। अब इंडिविजुअल 4.5 है, 3 लोग मिल रहे हैं, तो आपको लग सकता था कि 3 लोग हैं, सबकी लिमिट 4.5 तो 13,50,000 एमआईएस की अधिकतम हो सकती थी। नहीं, एमआईएस जॉइंट खाता जो होगा उसकी अधिकतम लिमिट जो होगी वो 9 लाख होगी। अच्छा, दूसरी बात है कि सपोज कर लीजिए कि किसी का 10 लाख का खाता हो गया, त्रुटिवश खुल गया, तो जो एक्सेस अकाउंट होगा वो इर्रेगुलर के तहत ट्रीट होगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने 4.5 लाख का अपने नाम से एमआईएस खोला हुआ है, मेरा एक लड़का एक लड़की है, मैं उसके नाम से 4.5 लाख की एमआईएस बनवा सकता हूँ क्या? बिल्कुल बनवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीपीएफ और एमआईएस में यही अंतर हो जाता है। एमआईएस और पीपीएफ में आपका कंबाइंड आ जाता है 1.5 लाख, एमआईएस में लिमिट सेपरेट काम करती है। एमआईएस का खाता न्यूनतम 1,000 रुपये से खोला जा सकता है, उसके बाद भी 1,000 के मल्टीपल में खोल सकते हैं। मतलब आप 1100-1200 का एमआईएस नहीं खोल सकते। 1,000 का एमआईएस, उसके बाद 2,000 का एमआईएस, 3,50,000 का एमआईएस या 3,51,000 का एमआईएस, 3,50,500 का एमआईएस नहीं ओपन कर सकते। 5 साल से पहले किसी प्रकार की कोई निकासी नहीं, परिपक्वता अवधि 5 साल होती है। हाँ, प्रीमेच्योर क्लोज़र कर सकते हैं आप खाते में, और प्रीमेच्योर क्लोज़र के लिए कौन सा फार्म यूज़ करेंगे? SB7B। अब देखिए यहीं से चीज़ें याद आ गई, हमारे यहाँ डाकखाने में जो विड्रॉल फार्म होता है उसको SB7 कहते हैं। SB7A किसे कहेंगे? जो खाता बंद करने का फार्म है। अगर हम प्रीमेच्योर क्लोज़र करा रहे हैं तो SB7B का प्रयोग करेंगे, और यदि हम आरडी खाते से पार्शियल विड्रॉल करा रहे हैं या लोन दिलवा रहे हैं तो हम फार्म यूज़ करेंगे 7C। तो फार्म 7 की जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत 4 फार्म हैं, फार्म 7, फार्म 7A, फार्म 7B, फार्म 7C। फार्म SB7 विड्रॉल फार्म, SB7A क्लोज़र फार्म, SB7B प्रीमेच्योर क्लोज़र फार्म, SB7C पार्शियल विड्रॉल का फार्म। अब बहुत अच्छी बात आ रही है कि एमआईएस खाते का क्लोज़र हम लोग कब कर सकते हैं। तो एमआईएस खाते का प्रीमेच्योर क्लोज़र अलाउ होता है 1 साल के बाद। अब 1 साल के बाद एमआईएस खाते को क्लोज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कटौती होगी, कितनी कटौती होगी? 2% की। आप किसी एमआईएस खाते को खाता खुलने के 1 साल बाद बंद कर सकते हैं 2% की कटौती के बाद। यदि आप
किसी MIS खाते को 3 साल बाद बंद करते हैं, मतलब 1 साल बाद बंद कर रहे हैं, 3 साल से पहले बंद कर रहे हैं तो 2% की कटौती, 3 साल के बाद बंद कर रहे हैं, 5 साल से पहले क्लोज कर रहे हैं तो 1% की कटौती होगी। और ये 2% और 1% कहाँ से कटौती होगी? जितना आपने डिपॉजिट किया है उसका। दूसरी बात है कि मंथली पे आउट नियम आ चुका है, SBI आर्डर 2022 में लेटेस्ट आया है, आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो कस्टमर को हम ये सूचना दे सकते हैं, अगर आप बहुत बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ऐसे तो MIS का ब्याज सेविंग में जाएगा, 4% का ब्याज मिलेगा, आप उसी से RD चला लीजिए। वर्तमान में RD की ब्याज दर 5.8% है। आप रिकरिंग डिपॉजिट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी बात है कि बोनस का कॉन्सेप्ट MIS में होता था, लेकिन अब नहीं रहा है। अगर मोटे मोटे तौर पे करें तो 2006 के शुरुआत में 10% तक बोनस मिला, फिर 2007 तक 5% का बोनस मिला, और फिर 30 दिसंबर 2011 के बाद ये सिस्टम बंद कर दिया गया। एक तरीके से बोनस का सिस्टम नहीं रहा। एक सवाल आता है कि यदि डिपॉजिटर की डेथ हो जाए, खाता 5 साल का नहीं हुआ, मैच्योरिटी अभी नहीं हुई है, उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में खाते को बंद किया जाएगा, जितना डिपॉजिट है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ब्याज के साथ रिफंड होगा। जिस महीने ये प्रोसेस कर रहे हैं उसके पूर्ववर्ती महीने तक का ब्याज लगाकर नॉमिनी या जो लीगल हायर होगा उसको करेंगे। अब ये बात मैंने कही क्यों है? ये बात कही इसलिए है कि यहाँ से एक लाइन याद कर लीजिए हमेशा के लिए कि नॉमिनी या लीगल हायर जो होंगे वो अपने नाम से MIS खाते को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है। एक अगला सवाल आएगा कि जो मंथली इनकम स्कीम का ब्याज होएगा क्या सेविंग अकाउंट में ही मिल सकता है क्या? नहीं, आप ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के तहत ये मंथली इनकम का जो ब्याज है उसको आप अपने बैंक खाते में भी ले सकते हैं। और एक चीज़ आती है कि MIS 4.5 लाख का बनाना है, कैसे बन सकता है? जनरल सवाल है, काउंटर पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। 4.5 लाख हम नगद लेकर भी बना सकते हैं, चेक लेकर भी बना सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट लेकर भी बना सकते हैं, किसी का बचत खाता चल रहा है उससे विड्रॉल फॉर्म लेकर भी बना सकते हैं। और बहुत ही नई बात जो अभी ऐड हुई है CBS मैनुअल में, RBI और DOP के द्वारा कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड लाया गया है। उसके द्वारा क्या मोड रहेगा? बजट में घोषणा हुई है कि डाकघर को बैंकों से जोड़ा जाएगा, उसी के तहत कुछ सिस्टम आएगा। जैसे आएगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये एक नया पॉइंट इसमें ऐड हुआ है। बस एक चीज़ ये याद कर लीजिएगा, जब कभी डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट किसी अथराइज एजेंट के द्वारा होगा तो 20,000 तक तो नगद भुगतान, कैश लिमिट है उनकी 20,000 की। उसके अलावा जो भी भुगतान होगा वो थ्रू चेक ही होगा, विड्रॉल फॉर्म के द्वारा आप किसी एजेंट से निवेश नहीं करवा सकते। ठीक है। तो इससे एक बात हमें और भी पता चल गई कि MIS सिस्टम में एजेंसी सिस्टम होता है। आप एजेंसों को 0.5% का कमीशन इसमें अलाउ होता है। 5 साल हो गए, खाता क्लोज नहीं कराया 2-3 महीने, कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, आपको PMI मिल जाएगा जिसे हम पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट कहते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट रेट के बराबर होती है। वर्तमान में ये 4% होती है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जो संभवतः काउंटर पे आने पर अगर हमारे सामने कोई ग्राहक पूछते हैं तो थोड़ा बहुत हम गोल मटोल आंसर देते हैं या टू द पॉइंट आंसर देने में सक्षम नहीं होते हैं उस स्थितियों में। है यहाँ पे
कि सपोज़ कर लीजिए कि एमआईएस ब्याज जिस तारीख को मिलना है वो तारीख संडे है या उस तारीख को कोई हॉलीडे पड़ गया, तो ग्राहक अपना ब्याज का भुगतान कब ले सकता है? संडे के बाद वाला वर्किंग डे या संडे के पहले वाला वर्किंग डे? हॉलीडे के बाद वाला वर्किंग डे या हॉलीडे के पहले वाला वर्किंग डे? तो याद रखिएगा, हॉलीडे के पहले वाला वर्किंग डे, संडे से पहले वाला वर्किंग डे। बहुत ही अच्छा सवाल। आपने 29 जनवरी को एमआईएस में डिपॉजिट किया, ब्याज 29 फरवरी को आना चाहिए, लेकिन फरवरी तो 28 की ही है, ब्याज कब आएगा? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को संडे पड़ गया, ब्याज कब आएगा? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को छुट्टी थी, ब्याज कब आएगा? 26 फरवरी को। बहुत ही लॉजिकल बातें हैं, पता होनी चाहिए। चलिए, सवाल आ रहा है कि एमआईएस खाता कौन कौन ओपन करवा सकता है। तो एक एडल्ट ओपन करवा सकता है, एक 10 साल से ऊपर का व्यक्ति सेल्फ ऑपरेटेड मोड में करवा सकता है, 3 एडल्ट्स ओपन करा सकते हैं, माइनर ऑन गार्जियन माइनर के बिहाफ पे ओपन करवा सकते हैं। और देखिए, लिमिट पे हमने जान ही ली है, 4.5-9 लाख का लिमिट है। एक व्यक्ति के कितने भी खाते हो सकते हैं, लिमिट का बस ध्यान रखना होता है। नामांकन अब अनिवार्य हो गया, बिना नामांकन के आप खाते नहीं खोल सकते हैं। देखिए, एक नई रूलिंग जो आई है एमआईएस से जुड़ी, मंथली इनकम स्कीम से जुड़ी है कि ईसीएस मैंडेट भी दे सकते हैं अकाउंट क्लोज़र के समय। एक तो बचत खाते में आप पेमेंट ले सकते हैं, चेक के द्वारा भुगतान ले सकते हैं, और एक ईसीएस के द्वारा भी भुगतान ले सकते हैं। प्रीमेच्योर क्लोज़र की मैंने आपको बात बता ही चुके हैं। अब एक बहुत अच्छा सवाल आता है, काउंटर पे जब हम वर्क करते हैं तो एक स्थिति ये भी आती है कि जैसे मैंने कहा, किसी इंडिविजुअल कस्टमर की लिमिट 4.5 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके कई खाते चल रहे थे। काउंटर पे संज्ञान में आया कि एक कस्टमर की लिमिट तो 5 लाख की हो गई। तब क्या करना चाहिए? यदि एक्सेस इन्वेस्टमेंट हो गया है तो जितना डिपॉजिट लिमिट है उसके बियॉन्ड जितना भी एक्सेस हुआ है, पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर जो संबंधित डाकघर के होंगे वो रिफंड कर देंगे ग्राहक को। लेकिन भैया, नहीं ग्राहक जान पाया तो आप ऐसे मत लौटाइए। रूलिंग ये कह रही है पीओएसबी का इंटरेस्ट भी लगा के दे दीजिए, और उस पे जो एमआईएस का इंटरेस्ट चला गया है उसको रिकवर कर लीजिए। ठीक। अच्छा, एमआईएस पे एजेंट ने अगर कमीशन लिया है उस एक्सेस अमाउंट पे, तो उसको रिकवर कर लीजिए। तो रिकवर क्या क्या करना है? एमआईएस का इंटरेस्ट जो कस्टमर ने लिया है एक्सेस अमाउंट पर, एजेंट के कमीशन जो एक्सेस अमाउंट पे लिया है, और ग्राहक को देना क्या है? पीओएसबी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब इंटरेस्ट जो एडजस्टमेंट वाली बात हम बता रहे हैं, ये करेंगे किस कमांड से? HINTTM कमांड से। ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल आ रहा है कि एमआईएस से जुड़ा, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। एमआईएस से जुड़े यही सवाल थे। यदि एमआईएस से जुड़े आपके और कोई भी सवाल हों, किसी प्रकार की डाकघर की कार्यप्रणाली में करते हुए कोई परिस्थितियाँ ऐसी आई हों जिनका उत्तर आपको ना मिल पा रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिएगा। पूरा प्रयास रहेगा उनका ऑथेंटिक आंसर देने का। धन्यवाद। मेरा नाम आशुतोष कुमार कौशल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने डाक मित्रों के साथ। विभाग में समय समय पर जो एसबी ऑर्डर या सर्कुलर के द्वारा जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। यदि हम एमआईएस के बारे में बात करें तो जो रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं